हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं कॉलेजियम प्रणाली के गठन और उसके विकास के बारे में कि वास्तव में कॉलेजियम प्रणाली क्या है, ये कैसे कार्य करती है, इसका गठन कैसे हुआ या इसका विकास कैसे हुआ, क्या संविधान में पहले से ये व्यवस्था थी या इसको बाद में ये व्यवस्था आई। तो इन समस्त बिंदुओं फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी न्यायाधीशों की नियुक्ति या इनकी स्थानांतरण के संबंध में बात चलती है, इनके स्थानांतरण और नियुक्ति के संबंध में चर्चा होती है, तो वहां पर एक नाम आता है कॉलेजियम का। हम में से बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते कि वास्तव में कॉलेजियम व्यवस्था है कैसे, ये कैसे काम करती है। कॉलेजियम व्यवस्था बहुत ही विवादित भी रही है, खासकर 2014 और 15 के दौरान यह पेपर की सुर्खियां बनी रही है, अखबारों की सुर्खियां रही है। इसके आलोचना में बहुत से लोग खड़े रहे, कुछ लोग इसके पक्ष में खड़े रहे। क्या था मामला वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उस समय बड़ा चर्चा में रहा है। और जब भी आप पढ़ रहे होते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, तो वहाँ यह नाम आता है। तो हम समझते हैं कि वास्तव में कॉलेजियम व्यवस्था है क्या। जो ये बार बार कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम व्यवस्था की बात आती है, वो हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है। तो फ्रेंड्स देखिए, कॉलेजियम व्यवस्था जो है, सबसे पहले आप यही समझिए कि कॉलेजियम व्यवस्था का संबंध किससे है। तो यह न्यायाधीशों के नियुक्ति और स्थानांतरण से है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण के संबंध में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। यहां पर लिखा गया है कि कॉलेजियम प्रणाली भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में एक प्रक्रिया की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि इसके अंतर्गत जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है फ्रेंड्स, उसमें नियुक्ति जो है वो सरकार के बजाय न्यायालय के न्यायाधीशों के एक समूह के द्वारा होती है, एक पैनल के द्वारा होती है, जिसमें कुछ न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और इसी न्यायालय के न्यायाधीशों के समूह को हम कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। यहां लिखा है कि इसके अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के बजाय न्यायपालिका के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक समूह के द्वारा की जाती है। इसी समूह को हम कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, कॉलेजियम क्या है? तो आपको सबसे सिंपल अर्थों में अगर कहा जाए तो कॉलेजियम जो है वो न्यायाधीशों का एक समूह है, एक पैनल होता है। जब भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में बात आती है, तो यह होता है कि यह अधिकार तो दिया गया है राष्ट्रपति को, लेकिन यहां पर लिख दिया गया है कि इसमें राष्ट्रपति का यानी कार्यपालिका का या सरकार का जो है वो न के बजाय रोल होता है। अधिकार भले दे दिया गया है राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक से नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए यहां देखो लिखा गया है कि इसके अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के बजाय न्यायपालिका के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक समूह द्वारा की जाती है। ये व्यवहारिक चीज लिखा गया है। व्यवहारिक का मतलब सिद्धांत और व्यवहार में बड़ा अंतर होता है। जैसे कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है, सारे कार्य राष्ट्रपति करता है, ये सिद्धांत रूप में संविधान में लिखा गया है। लेकिन व्यवहार में क्या है? व्यवहार में राष्ट्रपति वही करेगा जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद उसको सलाह देगी, ये व्यवहार में है। उसी तरह यहां भी है, नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति के हाथ बंधे हुए हैं। कार्यपालिका का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। इसमें रोल किसका है? इसमें रोल वास्तव में न्यायपालिका का है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, तो राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो करेगा तो वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर करता है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर रिटायर हो गया तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसको वो जो है मुख्य न्यायाधीश बना देता है। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति की बात आती है तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देगा
क्या मुख्य न्यायाधीश अपने विवेक से राष्ट्रपति को सलाह दे देगा या यह भी कोई प्रक्रिया का पालन करेगा? तो उत्तर है यह भी एक प्रक्रिया का पालन करता है। यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने से पहले सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेता है। ठीक है, अभी आगे हम लोग इस पर ज़्यादा विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये समझिए कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के जो सीनियर न्यायाधीश हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनसे सलाह लेता है। सलाह मशवरा करके नाम फाइनल करके वो लिस्ट राष्ट्रपति को दे देता है। फिर राष्ट्रपति जो है उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं। तो ये जो CJI यानी मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सलाह करते हैं बैठ करके, इनका जो पैनल बनता है, इसी पैनल को हम कहते हैं कॉलेजियम। क्या कहते हैं? कॉलेजियम। यही है कॉलेजियम व्यवस्था। यानी राष्ट्रपति को सिफारिश कॉलेजियम के द्वारा दी जाती है। कॉलेजियम में होता कौन है? एक मुख्य न्यायाधीश होगा और वरिष्ठ न्यायाधीश कुछ होंगे। ये लोग मिलकर के पहले नाम तय कर लेते हैं, इसके बाद उस नाम की सूची जो है मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के पास भेज देता है और राष्ट्रपति जो है उसको जो है उसी व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं। फ्रेंड्स, जब आप अनुच्छेद 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को पढ़ा होगा, 124(2) आपने पढ़ा होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में, तो वहाँ लिखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। तो लिखा है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश भी परामर्श देने से पहले अपने वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करता है और वरिष्ठ न्यायाधीशों से जो सलाह करने की जो प्रक्रिया है जिसका वो पालन करता है, उसी को हम कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। ठीक है, तो कॉलेजियम क्या है आपको समझ में आ गया होगा। कॉलेजियम जो है वो न्यायाधीशों का एक समूह है, न्यायाधीशों का एक पैनल है। अब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अलग होता है और उच्च न्यायालयों का कॉलेजियम अलग होता है, लेकिन प्रक्रिया वही होती है। अगर उच्च न्यायालय कोई सिफारिश करेगा तो वो भी अपनी कॉलेजियम प्रणाली का पालन करेगा, यानी वहाँ मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं उनसे सलाह मशवरा कर करके वो लिस्ट तब भेजेगा। उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय का जो कॉलेजियम है वो भी पहले विचार विमर्श आपस में कर लेगा, इसके बाद एक लिस्ट जो फाइनल होगी वो मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति तक भेज दी जाएगी। तो ये प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए राष्ट्रपति जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है। तो यही व्यवस्था कहलाती है कॉलेजियम व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रश्न ये उठता है कि कॉलेजियम प्रणाली क्या संविधान में पहले से ही थी या इसको संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ दिया गया? तो फ्रेंड्स देखिए, ना तो मूल संविधान में कॉलेजियम की व्यवस्था है और ना ही इसको संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। कॉलेजियम प्रणाली का जो विकास है ये सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों के द्वारा हुआ है, यानी न्यायिक निर्णय का परिणाम है ये। संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, ना संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है, बल्कि ये न्यायपालिका के विभिन्न मामलों में दिए गए फैसलों से इस कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति हुई है। यहां लिखा है कि मूल संविधान में या संविधान संशोधन में कॉलेजियम प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये आया कैसे? यह विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के द्वारा आया। 4 तरह के फैसले हैं, पहला जज केस, दूसरा जज केस, तृतीय जज केस, चतुर्थ जज केस। तो ये 4 तरह के मामले सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, उनके स्थानांतरण के संबंध में आए। तो उसमें समय समय पर न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है उसी फैसले के द्वारा जो है इस कॉलेजियम व्यवस्था की उत्पत्ति भी हुई है और इसका विकास भी हुआ है। संविधान में तो केवल यही लिखा गया है, सब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पढ़ेंगे आप 124(2) में, तो वहाँ यही दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा। इसी तरह जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 217, तो उसमें आप देखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अगर बात है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है जब उच्च न्यायालय के, तो उसमें राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर करता है। यहाँ कहीं भी कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख नहीं है कि बस न्यायाधीश से परामर्श लेकर करेगा। अब प्रश्न यही, जो विवाद केस उत्पन्न हुआ है यही से उत्पन्न होता है।
कि क्या राष्ट्रपति न्यायाधीश के सलाह को मानने के लिए बाध्य है? कह दिया गया कि 124(2) में कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा। तो राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग लिया, जो संविधान में व्यवस्था थी। अब उस परामर्श को मानने के लिए क्या राष्ट्रपति बाध्य है, या राष्ट्रपति उस परामर्श को हट करके, उस परामर्श से अलग हट करके किसी अन्य व्यक्ति को भी अपने विवेक से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है? अब यही मामला जो है कि परामर्श मानने के लिए बाध्य है कि नहीं है, या अपने विवेक से कर सकता है, इसी से जो है विवाद पैदा हुआ। और यही विवाद जब सर्वोच्च न्यायालय में गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न वादों में 4 तरह के केस गए, 4 मतलब अलग अलग समय में 4 फैसला आया इसके संबंध में, जिसको कि हम लोग जज केस विवाद के नाम से भी जानते हैं। पहला जज केस विवाद, दूसरा जज केस, तीसरा जज केस, चतुर्थ जज केस। और इसी में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, उसी के द्वारा जो है कॉलेजियम पद्धति का विकास हुआ। पहला जज केस 1981 में हुआ, दूसरा जज केस पर निर्णय जो है आया 1993 में, तृतीय जज केस पे आया 1998 में, चतुर्थ जज केस पे आया 2015 में। और इसी से जो है कॉलेजियम व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा इस जो जज केस विवाद था इसको समझते हैं, ये क्या था और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या आया और कॉलेजियम व्यवस्था की वास्तव में उत्पत्ति कहाँ से हुई। न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में फ्रेंड्स, न्यायपालिका और सरकार के बीच प्रारंभ से ही बहुत विवाद रहा है। और विभिन्न समय में ये जो 4 केस विवाद आप देख रहे हैं वो इसी विवाद का परिणाम रहा है। सरकार जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति में अपना अधिकार क्षेत्र ज़्यादा चाहती थी, और जबकि न्यायपालिका को लगता था कि यह जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। कार्यपालिका का न्यायपालिका में के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में अगर ज़्यादा हस्तक्षेप होगा तो ये इनके लिए मतलब कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए, उसकी निष्पक्षता के लिए बहुत ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो विभिन्न समय में न्यायालय में स्थानांतरण और नियुक्ति को लेकर के न्यायाधीशों के विभिन्न वाद दाखिल हुए हैं, और उसी से जो है निर्णय जो आया है, इसी निर्णय से जो है वो मैंने कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था की नींव रखी गई, इसका एक प्रारंभ हुआ। ये संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है कि 4 जज केस विवाद हुए थे। पहला जज केस जो विवाद हुआ था 1981 में हुआ था, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब देखिए यही से शुरुआत हो रही है विवाद की। इसके पहले था कि संविधान में तो केवल यही व्यवस्था कर दिया गया है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। अब सलाह मानेगा कि नहीं मानेगा, इसको लेकर जब विवाद हुआ तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया 1981 ईस्वी में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में कि राष्ट्रपति को जो है मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। वो परामर्श का मतलब है कि एक सलाह है, कोई बाध्यता नहीं है। तो इसलिए राष्ट्रपति स्वतंत्र है, वो सलाह के अनुसार भी नियुक्ति कर सकता है, या उसको लगता है सलाह सही नहीं है तो अपने विवेक से भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद 1993 में दूसरा मैटर आया, न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में फिर विवाद उत्पन्न हुआ। तो मैटर फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास गया। तो इस सर्वोच्च न्यायालय ने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में 1993 में निर्णय दिया और अपने पूर्व के निर्णय को पलट दिया, जो कि 1981 में दिया था। सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति है, अपने पूर्व के निर्णय को बदलने की शक्ति है। तो 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को एकदम पलट दिया और निर्णय दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसकी सलाह प्रधान होगी। यानी प्रधान होगी का मतलब राष्ट्रपति को उसकी सलाह को मानना होगा। पहले क्या निर्णय दिया 1981 में कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो स्वतंत्र है। लेकिन अपने इसी निर्णय को दूसरा जज केस विवाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए हुए यह निर्णय दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह है वो प्रधान होगी, इसको राष्ट्रपति को मानना होगा। और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब ये सलाह देगा तो वो अपने 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह लेकर के तब राष्ट्रपति को सलाह देगा। और CJI को,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होगा, यानी परामर्श लेकर के तब राष्ट्रपति को सलाह देनी होगी। अब यही फैसले से जो है कॉलेजियम प्रणाली की नींव पड़ी, शुरुआत यहीं से पड़ी। लेकिन स्पष्ट रूप से कॉलेजियम व्यवस्था जो है वो 1998 का जो केस आया तब जो है, लेकिन शुरुआत जो है उसकी हो गई थी दूसरे जज केस विवाद 1993 से। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बना भारत संघ मामले में, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को बदलते हुए यह कह दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह बाध्य होगी, सलाह प्रधान होगी और इसको सलाह को राष्ट्रपति को मानना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सलाह देने से पहले अपने 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह लेगा। अब यही से कॉलेजियम व्यवस्था की नींव पड़ी। लेकिन 1998 में फिर एक मामला आया, राष्ट्रपति की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। तो उस समय के आर नारायण थे भारत के भारत के राष्ट्रपति। तो इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में ये परामर्श का मतलब आखिर होता क्या है, क्या है परामर्श का मतलब। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर जो है विधिवत सुनवाई की और इसके बाद निर्णय दिया और यह कहा कि परामर्श का मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का सहमति। कितना? 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, इनकी सहमति ही परामर्श मानी जाएगी। अब यहां से कॉलेजियम अपने स्पष्ट रूप में आ गया, क्योंकि वर्तमान कॉलेजियम जिस रूप में कार्य कर रहा है वह रूप जो है वो 1998 के फैसले से ही आई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कॉलेजियम का गठन जो है वो मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से होगा और इनके जो मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का जो राय होगी, इनकी जो सहमति होगी, यही जो है परामर्श माना जाएगा। यही परामर्श है। यानी कि क्या कह रहा है, यानी मतलब ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को जो परामर्श मुख्य न्यायाधीश देगा वो अपने 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से पहले परामर्श लेगा। अब परामर्श लेने के बाद जो वहाँ से सहमति बनेगी, उसी सहमति के अनुसार वो लिस्ट जो है फिर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पास फॉरवर्ड कर देगा। करेगा मुख्य न्यायाधीश ही, सलाह लास्ट में मुख्य न्यायाधीश ही देगा। लेकिन मुख्य न्यायाधीश सलाह देने से पहले 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह लेगा और इसके बाद जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देगा। और अगर मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा नहीं किया है तब राष्ट्रपति जो है उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया 1998 के केस में। यहाँ निर्णय दिया था, यहाँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है द्वितीय वाले में निर्णय दिया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीजीआई की जो है सलाह जो है प्रधान होगी, 2 न्यायाधीशों से वो सलाह लेके देगा। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि अब इसको कॉलेजियम का विस्तार किया, कहा 2 नहीं 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है एक, ये 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह लेकर के तब जाकर के वो देगा। तो परामर्श का मतलब क्या? परामर्श का मतलब मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सहमति। तो स्पष्ट रूप से कॉलेजियम की व्यवस्था की स्थापना इस निर्णय के द्वारा 1998 के निर्णय के द्वारा हो गई। नींव यहां से पड़ी, शुरुआत यहां से हुई और इसको जो है व्यापक जो है भवन बन गया यहां पर आकर के 1998 के केस में। और सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि सरकार को कॉलेजियम की सिफारिश माननी पड़ेगी, बाध्यता है। हाँ, अगर सरकार को कोई आपत्ति है तो एक बार पुनर्विचार के लिए उस मामले को, जो लिस्ट भेजा गया उसको जो है पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम को वापस कर सकती है। लेकिन अगर कॉलेजियम फिर से चाहे राष्ट्रपति की सिफारिश को माने या ना माने, फिर से अगर प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उस प्रस्ताव के अनुसार ही अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी, यानी उस प्रस्ताव को फिर दोबारा मानना पड़ेगा। तो एक बार केवल उनको राइट दे दिया गया राष्ट्रपति को कि एक बार चाहें तो वो पुनर्विचार के लिए अपनी आपत्ति लगा करके कॉलेजियम को वापस भेज सकते हैं। लेकिन कॉलेजियम के ऊपर बाध्यता नहीं है कि वो राष्ट्रपति की आपत्ति को स्वीकार करे, वो फिर उसी रूप में पारित करके भेज देगा, तब राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि सरकार को कॉलेजियम की सिफारिश माननी होगी और सरकार चाहे तो एक बार पुनर्विचार हेतु कॉलेजियम की सिफारिश को कॉलेजियम के पास वापस भेज सकता है।
लेकिन अगर वापस भेजने के बाद कॉलेजियम ने फिर उससे चाहे उसी रूप में या उसकी आपत्ति को मान करके या ना मान करके जैसे भी भेज देगा, फिर राष्ट्रपति को उसको मानना पड़ेगा, ये उसके ऊपर बाध्यता है। तो इस तरह से मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने उसने स्पष्ट कर दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, उनके स्थानांतरण के मामले में सरकार का कोई बहुत रोल नहीं होगा, उन्हें केवल नियुक्ति करने का अधिकार होगा। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता रहेगी, इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता बनी रहेगी और सरकार का हस्तक्षेप न्यायपालिका के क्षेत्र में नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आगे चल करके चतुर्थ केस विवाद हुआ 2015 में। तो इतने स्पष्ट निर्णय के बाद भी चतुर्थ केस विवाद क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट को फिर से क्यों बताना पड़ा? तो आइए हम लोग देखते हैं चतुर्थ केस विवाद को। तो फ्रेंड्स देखिए, चतुर्थ जज केस को देखने से पहले 2014 में हुए एक संविधान संशोधन को देखना बहुत आवश्यक है। 2014 में जो है भारत सरकार ने 99वां संविधान संशोधन किया और इसके संशोधन के माध्यम से जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया गया, NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। एक आयोग बना दिया गया जिसका नाम क्या रखा गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और कहा गया कि अब से जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण जो है वो इस आयोग के माध्यम से होगी, यानी कि कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। पहले जो कॉलेजियम की सिफारिश से राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करता था, 2014 में सरकार ने कहा कि भाई यह जो व्यवस्था है कॉलेजियम की व्यवस्था वो पारदर्शी नहीं है। किस प्रणाली का उपयोग होता है, जो न्यायाधीश विचार विमर्श कर करके किसी नाम की लिस्ट राष्ट्रपति के पास भेजते हैं कि इस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाए, तो उसको किस आधार पर चुना गया, तो इसमें पारदर्शिता नहीं रहती है। ये लोग आपस में विचार कर लेते हैं और भेज देते हैं। और अगर इनके खिलाफ RTI भी आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि RTI में कहा जाएगा कि ये न्यायपालिका की निष्पक्षता के खिलाफ है, जवाब ही नहीं दिया जाएगा। तो कहा सरकार ने कहा कि भाई ये निष्पक्ष व्यवस्था नहीं है, तो निष्पक्ष नहीं है इसलिए इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। कॉलेजियम व्यवस्था जो है इसको बदल करके न्यायाधीशों की नियुक्ति को जो है बहुत ही पारदर्शी तरीके से नियुक्ति करने के लिए सरकार ने कहा कि हम एक आयोग बना रहे हैं। वो आयोग जो है वो बहुत ही निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्त करेगा, ताकि सबको मालूम होना चाहिए कि भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधार क्या है, किस तरह से नियुक्ति हो रही है। तो इसमें सरकार का कथन यह था कि बहुत निष्पक्षता रहेगी, बहुत पारदर्शी रहेगी, जो कि कॉलेजियम व्यवस्था में नहीं थी। तो इस उद्देश्य से सरकार ने जो है 2014 में संविधान में संशोधन कर दिया। कौन सा संशोधन था, 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, तो एक जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना दिया गया, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, शॉर्ट में इसको NJAC कहते हैं। और कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, कहा कि अब से ये नियुक्ति करेगा। NJAC में होंगे कौन लोग नियुक्ति करेंगे, तो कहा गया कि NJAC की जो संरचना होगी इसमें जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो इसका सदस्य होगा और वही अध्यक्षता करेगा, यही मेन होंगे, अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश इसमें होंगे। इसके अलावा भारत के जो कानून मंत्री हैं वो होंगे, इसके सदस्य होंगे। और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति को इसमें चुना जाएगा। तो ये 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन होंगे, इसका डिसाइड कौन करेगा, तो सरकार ने इसमें व्यवस्था कर दी कि इसका डिसाइड जो है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता ये मिल करके 2 लोगों को चुनेंगे और ये 2 लोग भी इसमें शामिल रहेंगे। यानी कि NJAC में कौन कौन होंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, भारत का कानून मंत्री होगा और प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता के द्वारा चुने गए 2 लोग होंगे। तो कुल मिलाकर के ये 2, 2, 4, 2, 6, ये जो 6 लोग हैं यही डिसाइड करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में किन न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कैसे होगा, यही सिफारिश करेंगे। जो पहले कॉलेजियम काम करता था अब उस कॉलेजियम के स्थान पर यह समूह काम करेगा, ठीक है, जिसको कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया, ठीक है। अब इसी का संबंध जो है चतुर्थ जज केस विवाद से था।
इस संविधान संशोधन को चुनौती दी गई 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और निर्णय में उसने कहा कि एनजेएसी का जो प्रावधान सरकार ने किया है यह असंवैधानिक है, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो है न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप है, इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और संविधान का जो मूल ढांचा है वो नष्ट होगा। इसलिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग असंवैधानिक है और इसको असंवैधानिक घोषित करके सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली को पुनः स्थापित कर दिया, यानी सरकार के पूरे प्रयास पर पानी फेर दिया। सरकार ने बड़ी मेहनत करके जो ये व्यवस्था की थी कि अब जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से हम जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करेंगे। वो सोच रही थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कार्यपालिका का अधिकार थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसके इस मंसूबे को सर्वोच्च न्यायालय ने चतुर्थ जज केस में पानी फेर दिया और यह कहा कि आपने जो प्रावधान किया है ये असंवैधानिक है, यह जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित करता है, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है, इसलिए यह संवैधानिक है। और फिर से कॉलेजियम प्रणाली लागू हो गई और वर्तमान समय में कॉलेजियम व्यवस्था चल रही है और इसी के अनुसार जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप 99वां संविधान संशोधन आप अच्छे से देखे रहिएगा। पूछ सकता है आपसे कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति का आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा किया गया था। इसी से रिलेटेड जो है चतुर्थ जज केस विवाद है जो कि 2015 में आया और इसी के द्वारा जो है एनजेएसी को असंवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर दिया और कॉलेजियम प्रणाली को पुनः स्थापित कर दिया। कॉलेजियम प्रणाली की नींव जो है 1993 के द्वितीय जज केस प्रणाली के तहत हुआ था और 1993 में इसकी मतलब 93 में इसकी नींव पड़ी थी। एक तरह से कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई और इसकी पुष्टि जो हुई, जो एक कॉलेजियम प्रणाली जो है अपने स्वरूप में स्पष्ट रूप से आया वो 1998 में आया था तृतीय जज केस विवाद में। फिर इसको 2014 में कॉलेजियम प्रणाली को सरकार ने संविधान संशोधन करके समाप्त कर दिया और उसके स्थान पे एनजेएसी का गठन कर दिया और लेकिन चतुर्थ जज केस विवाद में 2015 में एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और कॉलेजियम प्रणाली को पुनः लागू कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से विवाद चल रहा है। कॉलेजियम प्रणाली स्थापित हो ना हो, सरकार अपना जोर आजमा रही है, न्यायपालिका अपना जोर आजमा रही है, तो बहुत चर्चित रहा है। मैंने कहा ना कि उस समय 2014-15 में और समय समय पर जब भी न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का मैटर उठता है तो कॉलेजियम प्रणाली का चर्चा होता है और कहीं ना कहीं कुछ लोग इसके पक्ष में खड़े होते हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में खड़े होते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं और इसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते हैं और सरकार ने भी इसी आधार पर एनजेएसी का गठन किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था वास्तव में कैसे काम करती है। देखिए फ्रेंड्स, कॉलेजियम व्यवस्था जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में भी होती है और उच्च न्यायालय में भी होती है। तो इसकी प्रक्रिया को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु जो कॉलेजियम है वो कैसे काम करती है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रश्न होता है तो वहाँ पर कॉलेजियम व्यवस्था नहीं चलती है, वहाँ पर तो वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन होता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जब बात आती है तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के एक समूह होगा, यही हम कॉलेजियम कह सकते हैं इसी को। अब यही व्यक्ति जो है 5 लोग मिल करके, जिसमें मुख्य न्यायाधीश इसको लीड कर रहे होते हैं और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश इसमें होते हैं, ये लोग जो है एक नाम तय करते हैं, जितने न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है उसका नाम तय करके उसकी लिस्ट को जो है वो सरकार के पास भेज देते हैं। इसके बाद कानून मंत्रालय और राष्ट्रपति इस पर विचार करते हैं। कानून मंत्रालय की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद उस पद पर जो है न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉलेजियम व्यवस्था हुआ सर्वोच्च न्यायालय के लिए। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में आइए। उच्च न्यायालय की नियुक्ति के संबंध में फ्रेंड्स देखिए, अगर मुख्य न्यायाधीश है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति जो है वो किससे सलाह लेता है। तो आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा और राज्यपाल से सलाह लेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जब सलाह देगा तो अपने इसी कॉलेजियम व्यवस्था का पालन करेगा, यानी वो सलाह केवल अपना व्यक्तिगत नहीं होगा बल्कि 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करके तब वो देगा। ठीक है,
तो वहाँ भी ये प्रणाली होगी। अब देखिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जब बात आती है तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में आपको बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति परामर्श लेगा, संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश है उससे परामर्श लेगा, राज्यपाल से लेगा। तो अब यहाँ दो कॉलेजियम काम करेगा। देखिए उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सबसे पहले जो है संबंधित उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो नाम की जो है सिफारिश करेगा। मुख्य न्यायाधीश जो है वो दो वरिष्ठ न्यायाधीश उसी उच्च न्यायालय के, इनसे मिलकर के जो एक समूह बनेगा, जो कॉलेजियम बनेगा उच्च न्यायालय का, ये जो है नाम की सिफारिश करेगी, एक नाम तय करेगी, उस नाम को भेज देगी सीधा सर्वोच्च न्यायालय के पास। अब सर्वोच्च न्यायालय में जब आया तो सर्वोच्च न्यायालय में भी यहाँ की जो कॉलेजियम है उस पर विचार करेगी। यहाँ के कॉलेजियम में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होंगे और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। ये लोग मिलकर के उसको सिफारिश मतलब उस नाम पर विचार करेंगे। विचार करने के बाद फिर फाइनल लिस्ट तय करके वो जो है भेज देते हैं सरकार के पास, और फिर सरकार जो है सरकार कानून मंत्रालय उस पर विचार करता है और इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वह जो है नियुक्ति वैध हो जाती है, उस पद पर नियुक्ति कर दी जाती है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया का पालन स्थानांतरण के संबंध में भी किया जाता है। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण जो है वो कॉलेजियम के माध्यम से की जाती है ताकि न्यायपालिका की निष्पक्षता बनी रहे। और फ्रेंड्स कॉलेजियम के द्वारा नाम तय कर दिए जाने के बाद ही सरकार की भूमिका शुरू हो जाती है। सरकार की भूमिका पहले नहीं होती, जब नाम जो है कॉलेजियम तय करके उनके पास भेज देगा तब जो है सरकार की भूमिका होती है। तो इस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में सरकार की भूमिका बहुत ही सीमित होती है, और ऐसा इसलिए है ताकि न्यायपालिका की जो निष्पक्षता है, उसकी स्वतंत्रता है, वो कहीं ना बाधित ना हो, न्यायाधीश जो है स्वतंत्र होकर के निर्णय दे सकें। तो ये था फ्रेंड्स कॉलेजियम व्यवस्था, और उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ सरल ढंग से समझाने और बताने का प्रयास किया गया है और आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जो कुछ बताने और समझाने का प्रयास किया गया है उसको आपने अच्छे से समझा होगा और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स ऐप को डाउनलोड कीजिए। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके जो बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, उन्हें इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।